Good morning students. In the last class we have discussed about the oxygen family, physical properties of the p block elements. Today we are going to discuss about the how this oxygen family react with oxygen and how they react with halogens. Okay. आज एक स्पेशल और है कि हमारे पास लाइव ऑडियंस भी है, अपराजिता और राघवेंद्र भी यहीं है, तो मुझे बार बार फीडबैक भी मिलता रहेगा. आप लोग भी स्कूल आके क्लासेस ले सकते हैं. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन की. जो ऑक्सीजन फैमिली है, अगर हम ऑक्सीजन को छोड़ दें, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम की बात करें, तो वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, या तो EO2 टाइप का बनाएंगे या फिर EO3 टाइप का. यहाँ पर E क्या हो सकता है? E कैन बी सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम. इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है. तो जैसे सल्फर लिया तो क्या बनेगा? SO2 टाइप का, या SeO2 टाइप का, या TeO2 टाइप का. दूसरा है EO3. सो EO3 टाइप में कैसे बनेगा? SO3, SeO3 और TeO3. और ये दोनों टाइप के ही जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. ये क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? जनरली एसिडिक होते हैं. ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक होगा. वैसे तो ये मेटलॉइड्स हैं, बट इनके भी जो ऑक्साइड्स हैं दे आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. ठीक है, इनमें से कुछ जो है दे आर रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे SO2 जो है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बट जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे इनकी रिड्यूसिंग पावर कम होती जाएगी. और जो टेलोरियम ऑक्साइड है इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता. तो ये उनका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं नीचे ग्रुप में उनके जो ऑक्साइड्स हैं दे हैव लेस पावर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और वो क्या होते जाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते जाते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. सो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ये तीन टाइप के हेलाइड्स बनाते हैं, EX2 टाइप के, EX4 टाइप के और EX6 टाइप के. ठीक है, तो इसमें जो X है, X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है. तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? तो जो फ्लोराइड होते हैं ना वो बहुत ही स्टेबल होते हैं. जैसे कि H2F2 क्या होगा? स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें क्या है? फ्लोरीन आयन, फ्लोराइड आयन है. तो जो फ्लोराइड आयन वाले होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्लोराइड आयन वाले कम, ब्रोमाइड वाले कम, और आयोडाइड वाले सबसे लेस स्टेबल होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एक करके सारे जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. पहले हम मोनोहेलाइड्स में जाते हैं. सो मोनोहेलाइड जो होता है ना वो डाइमरिक इन नेचर होता है, मतलब डाइमर होते हैं. दो जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या रहते हैं? ऐड हो जाते हैं. वो दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके डाइमर बना लेते हैं. जैसे पॉलीमर्स होते हैं वैसे ही डाइमर्स, डाइ मतलब दो. तो ये H2F2 में भी दो फ्लोरीन के एटम है. यहाँ पर भी दो क्लोरीन के हैं, यहाँ पर भी दो क्लोरीन के हैं. सो ये मोनोहेलाइड के साथ रिएक्ट करके इस तरीके के कंपाउंड बनाता है. ठीक है, अब हम अगला देखते हैं कि EX4 टाइप का जो है कंपाउंड वो कैसे बनता है और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है. वैसे जनरली इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये वाला जो टॉपिक है उससे, फिर भी इसे हम देख लेते हैं. ठीक है, EX4 टाइप. ठीक है, तो ये हो गया SF4, SeF4. तो ये SF4 जो होता है वो गैस होता है, दिस इज लिक्विड, और ये सॉलिड. ठीक है, तो इसमें बस यही चीज़ जानने की ज़रूरत है. ये जो टेट्राहेलाइड्स होते हैं, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन फैमिली है उसके जो टेट्राहेलाइड्स हैं उसमें कुछ गैस भी होते हैं, कुछ लिक्विड भी होते हैं और कुछ सॉलिड भी होते हैं. ठीक है, अब हेक्साहेलाइड के बारे में बात करते हैं. तो जितने भी हेक्साहेलाइड हैं उसमें से SF6 जो होता है इट इज़ द मोस्ट स्टेबल वन. बाकी जितने भी हेक्साहेलाइड्स हैं दे आर नॉट स्टेबल, वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं. बट जो SF6 है इट इज़ द मोस्ट स्टेबल हेक्साहेलाइड. SeS6 जो होता है, SeF6 जो होता है इट इज़ नॉट ए स्टेबल वन. TeF6 जो होता है इट इज़ नॉट ए स्टेबल वन. बट SF6 ही क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, तो ये हो गया हेलोजन के साथ रिएक्ट करके वो किस टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. अब अगला जो हम पढ़ेंगे
ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बेसिकली दो टाइप के कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग, एक तो डाइऑक्सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, और दूसरा पढ़ेंगे ओजोन, ठीक है। इन दोनों की ही हम लोग केमिकल प्रिपरेशन मेथड और प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, ओके। तो चलो देखते हैं ऑक्सीजन। सो पहला कंपाउंड है डाइऑक्सीजन जिसको आप क्या बोलते हैं, O2, है ना, ऑक्सीजन गैस। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे? सो इसके प्रिपरेशन के आपके बुक में 4 मेथड्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो पहला मेथड है बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट जिसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। जैसे कि KClO3, ये बहुत ही हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4, KClO3 और KNO3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन रिच सॉल्ट को हम गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। सो 2KClO3 को हम हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और क्या मिलेगा, KCl मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी है MnO2 का प्रेजेंस, क्योंकि अगर MnO2 जो कैटलिस्ट है अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन होने में कई दिन लग जाते हैं, ठीक है। बट जब हम MnO2 का यूज़ करते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ही कुछ मिनटों में ही हो जाता है और हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। हॉस्पिटल्स वगैरह में भी KMnO4 का ही यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, क्योंकि इसमें भी MnO2 का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है कैटलिस्ट का, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, मरीज ही मर जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी ये रिएक्शन करवाना है, तो हम MnO2 का प्रेजेंस लेते हैं और उससे क्या मिलती है, हमको ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। सो ये पोटेशियम परमैग्नेट है, ये पोटेशियम क्लोरेट है, इनको हीट करेंगे क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होता है, तो हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। अगला है KNO3, इनको भी हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, KNO2 और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो सब में कैटालिटिक डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ पर कोई ना कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है हमको, ठीक है। अगला है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है उनके ऑक्साइड, जैसे कि सिल्वर है, मर्क्यूरी है, दे आर वेरी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड को अगर हम उसका डिकम्पोजिशन कराएं, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब उनको गर्म करें, तो क्या मिलेगा, हमको वो मेटल मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी। सो सिल्वर और HgO जो है दे आर वेरी लो इन केमिकल, दे आर वेरी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो उनके ऑक्साइड्स हैं उनको हमने गर्म किया है तो हमको क्या मिल गया, ऑक्सीजन गैस। अगला जो है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल्स विच हैव हायर ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। हायर ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड मतलब जैसे लेड देखते हैं, सो लेड का ऑक्साइड क्या होता है, PbO, पर ये लेड जो है ना हायर ऑर्डर में ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि Pb2O3, Pb3O4 बनाता है और PbO2 बनाता है। तो ये जो हायर ऑक्साइड्स हैं इनको भी जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा, ठीक है। सो जो हायर ऑर्डर ऑक्साइड्स हैं उनको हम हीट करेंगे तो भी हमको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये वाला एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिया हुआ है। Thermal decomposition of higher order oxide. ठीक है, तो हायर ऑर्डर ऑक्साइड्स को भी जब हम हीट करते हैं तो भी हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। अगला जो थर्ड मेथड है, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2, अगर हम उसका भी डिकम्पोजिशन करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। तो थर्ड मेथड है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड।
एक्चुअली H2O2 ना खुद ही डिकम्पोज हो जाता है। अगर आप बहुत दिन तक H2O2 को बॉटल में भर के रखें ना तो बहुत जल्दी डिकम्पोज होकर खुद ही H2O और किस में बदल जाता है, O2 में बदल जाता है। ठीक है, इसमें कोई आपको गरम वरम करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद से ही डिकम्पोज होके वाटर और ऑक्सीजन में बदल जाएगा। तो H2O2 अगर आपके घर में बहुत दिन तक रखा है ना तो वो काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर में और उसमें O2 में चेंज हो गया है। ठीक है, जो लास्ट मेथड है, फोर्थ मेथड, जिसका हम जनरली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर लार्ज स्केल में हमको O2 चाहिए तो जो हम प्रिपेयर करते हैं लार्ज स्केल प्रिपरेशन के लिए, इसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो उसमें पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, सो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करो। हाइड्रोलिसिस समझते हैं? वाटर में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। तो एक इलेक्ट्रोड में हमको ऑक्सीजन गैस मिलेगी और एक इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, सो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। जो और दूसरा मेथड है जो इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द आइसोलेशन फ्रॉम एयर। जो एयर है ना उसमें ही हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करके हम उसमें क्या निकाल लेंगे? ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने 9th में ही पढ़ा था, 11th में भी था पार्ट में। तो उसका यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन गैस यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा है इसी में मेथड आइसोलेशन फ्रॉम एयर। क्योंकि जो एयर में उसके अलग अलग जो कंपाउंड है ना, सबका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अलग अलग होता है ना। तो उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करके। सो इंडस्ट्रीज़ में हम ये दो मेथड यूज़ करते हैं। सो इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? वैसे तो आपको पता ही होगा, इसमें कुछ नई बात तो नहीं होगी। इसको आप खुद से अपनी बुक से ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ O2। तो पहला है इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। उसमें कोई कलर नहीं होती। आप देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो क्या उसमें ऑक्सीजन का कोई कलर है क्या? नहीं। इसमें कोई स्मेल है क्या? नहीं। तो उसकी ना ही कोई कलर है ना ही कोई स्मेल है उसमें। और ये इट इज़ स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो पहला तो लिख लो ये कलरलेस, odorless, स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। क्योंकि अगर ये सॉल्यूबल नहीं होगा वाटर में तो फिर जो मराइन एनिमल्स हैं उनको कैसे ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। सो दे आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन। अगर आप इसको ऑक्सीजन को लिक्विफिकेशन करना चाहते हो, सो इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन। 19 केल्विन में ये लिक्विफाई हो जाता है एंड फ्रीजेज एट 55 K। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ऑक्सीजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। कौन कौन सा? O18, इसके 3 आइसोटोप हैं, O18, O17 एंड O16। ठीक है, और O2 मॉलिक्यूल जो है इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक। वैसे तो जितने भी अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो जनरली वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। बट ऑक्सीजन ही एक ऐसा एटम है कि उसमें दो इट हैज़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इवन नंबर है ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो O2 में कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी इसकी जो है प्रॉपर्टी क्या होती है? ये पैरामैग्नेटिक होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th का भी पार्ट है ये। ठीक है, सो O2 इज यूनिक इन बीइंग पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ पैरामैग्नेटिक नेचर।
ठीक है। जो ऑक्सीजन है इट रिएक्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं नॉन मेटल है सबके साथ रिएक्ट करता है एक्सेप्ट नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स कौन से हैं? गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब नोबल मेटल्स हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है ये ऑलमोस्ट सब मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है एक्सेप्ट दी नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। पर जो ऑक्सीजन में आप देखोगे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है ना। ऑक्सीजन जो गैस की बात करें सो O2 कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? O डबल बॉन्ड O। सो अगर इसको रिएक्ट करना है तो इस डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए जब भी ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो हम पहले उसको क्या करते हैं? उस रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, उसको गर्म करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे है ना, आपको क्या करना पड़ता है? पहले उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए उसको बर्न करना पड़ता है, तभी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना। तो कोई ना कोई इनिशिएशन चाहिए ही रहता है क्योंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना है। सो हमको रिएक्शन को इनिशिएट करना है। सम एक्सटर्नल हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड, इसलिए हमको एक्सटर्नल हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी बुक्स ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या यूं ही रिएक्ट कर लेता है किसी भी मेटल या नॉन मेटल से, या हमको कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है करके एक क्वेश्चन है, बुक में ही है शायद ये क्वेश्चन। तो उसका रीज़न क्यों है कि वो हमको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है और उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 493.4 किलो जूल पर मोल। तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपकी बुक में कुछ रिएक्शंस दिए हैं कि कैसे कोई मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल रिएक्ट करके नॉन मेटल्स के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम का है एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है क्या बनाएगा? Al3O4, Al2O3, ठीक है। कार्बन जो है अगर कार्बन को भी हम बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक सल्फाइड है उसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो जितने भी मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं इनको सिंपल ऑक्साइड्स बोलते हैं और ये सिंपल ऑक्साइड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं। कुछ जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, सम ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। सो जो जनरली जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स, है ना। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। पर अगर किसी नॉन मेटल का ऑक्साइड है जैसे कि NO2 हो गया, SO2 हो गया, सो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। बट कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक, जो हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्लास 10 का, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड हो गया, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मीन्स क्या होता है? हाँ, समटाइम दे बिहेव एज एसिड एंड समटाइम दे बिहेव एज अ बेस, है ना। अब कैसे पता चला भाई कि जो ये बेसिक इन नेचर है? क्योंकि अगर आप इस ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो अगर हम CaO को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? CaOH ट्वाइस विच इज बेस, है ना। वैसे ही अगर हम कोई नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, NO2 या SO2 हैं, इसको वाटर में करोगे, डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक। सो ये हो गया सिंपल ऑक्साइड्स का नेचर, ठीक। अब नेक्स्ट जो ऑक्सीजन का कंपाउंड है इट इज़ ओजोन। ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन का एक ही प्रिपरेशन मेथड है,
पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओजोन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होता है। रेजोनेंस भी हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, बट फिर से एक बार मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसका बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलो अभी ओजोन देखते हैं। सो नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इज ओजोन। ठीक है, सो ओजोन क्या होता है? इट इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। हमने देखा कि ऑक्सीजन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। ओजोन इट इज़ वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। जनरली ऑक्सीजन ओजोन कौन से लेयर पे होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। और क्या है इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है? इट प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज। ठीक है, सो ओजोन के बारे में तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन जो है एक ब्लैंकेट के जैसे है। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ स्पेशल उसका प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो प्रिपरेशन मेथड जो आपकी बुक में दिया है एक ही दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा है कि जब हम ऑक्सीजन गैस को क्या करेंगे, उसमें साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करेंगे। साइलेंट मतलब बहुत ही स्लोली उस पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हैं, तो ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाता है? ओजोन में चेंज हो जाता है। एंड इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रहे हैं, मतलब उसको कुछ एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो ये पेल ब्लू गैस होता है। अभी हमने क्या पढ़ा थी? ऑक्सीजन क्या होता है? डाइऑक्सीजन। इट इज़ अ कलरलेस गैस और उसमें कोई ऑडर भी नहीं होती। इट इज़ अ ओडरलेस, बट इसकी बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। ये पेल ब्लू कलर का होता है और इट इज़ हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्रीथ कर लेना तो नॉजिया हो सकता है और हेडेक हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है ना, बेहोश भी हो सकते हैं हम। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, ये हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट ही देता है। बट अगर अपर लेयर में है सो इट इज़ गुड फॉर अस, क्योंकि ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली इट इज़ वेरी अनस्टेबल। ठीक है, ये बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्ट कर लेता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, O3 क्या होता है? बहुत जल्दी ही क्या देता है? O2 और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इसी वजह से जो ये O3 होता है ना, इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या दे रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इसकी वजह से ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे उस पर 2 रिएक्शंस बताए हैं। लेड सल्फाइड का रिएक्शन अगर हम ओजोन से कराते हैं तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन है। ऑक्सीजन का एडिशन क्या है? ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। O3 ने क्या दिया? नेसेंट ऑक्सीजन दिया। नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होकर क्या बना रहा है? PbSO4 और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी देखो आयोडाइड आयन का यहाँ पर क्या हो रहा है? I2 में चेंज हो रहा है। यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सो देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन नंबर। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो ओजोन इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आजकल आप लोग देखोगे फेशियल ब्लीच आते हैं ओजोन वाले। क्यों आते हैं? क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन देता है जो आपकी स्किन में जो सेल्स हैं उसको क्या करेगा? रिजुविनेट कर देगा। तो इसलिए आजकल पार्लर वगैरह में ओजोन वाले क्रीम और ये सब चल रहे हैं। उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि ये क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन हम सबके लिए ज़रूरी है, हमारे सेल्स के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि ये जो ओजोन है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। ठीक है, NO, NO2 इनके सब के साथ रिएक्ट करके ओजोन क्या देता है? ऑक्सीजन गैस और NO2 बनाता है। इसलिए नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं दे आर हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, क्योंकि ये ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर देते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? NO2 और O2 बना देगा। तो ये देखो ओजोन क्या हो गया? डिप्लीट हो गया। ओजोन किस में चेंज हो गया? ऑक्सीजन में चेंज हो गया। सो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, बिकॉज वो ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं। वैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, वो भी ओजोन लेयर को क्या करते हैं? डिप्लीट करते हैं। ठीक है, जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं ना, जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं, उनसे कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। तो सुपरसोनिक जो जेट प्लेन्स निकलते हैं इसलिए वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या निकल रही है? NO गैस निकल रही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकल रहे हैं जो ओजोन लेयर को क्या करते हैं? डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है,
लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है ओजोन का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस टाइप से बनता है, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं कि डबल बॉन्ड यहाँ हो, मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ ओजोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। पर देखा गया, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, सो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर फॉर द ओजोन, है ना। इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ओ और ओ के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर। अगर ओ और ओ के बीच डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 122 पिकोमीटर। पर एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड किया गया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि जो दो ओजोन में ये दो ऑक्सीजन है, उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 127.8 पिकोमीटर, और दोनों ही बॉन्ड लेंथ की लेंथ उतनी ही है। इसका मतलब क्या है कि ना ही वहाँ पर डबल बॉन्ड है, ना ही वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं, 1.5 बॉन्ड, एक बॉन्ड से ज़्यादा और डबल बॉन्ड से कम। एक्सपेरिमेंटली ये हमको फाइंड हुआ है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड लेंथ होता है, 127.8 पिकोमीटर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, रेजोनेंस का जो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसको हम ओजोन का स्ट्रक्चर मानते हैं, ठीक है। ये क्या है, दे आर दी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दी कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दी ओजोन, और ये क्या है, उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 127.8 पिकोमीटर। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, इस बुक में पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन। हाँ, द 2OO बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल्स आर इक्वल वाई, ठीक है ना, पेज नंबर 7/82। The 2OO bond length in ozone molecules are equal. Why? ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि हम जब उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो बॉन्ड है O और O के बीच जो बॉन्ड है वो सेम है, कोई डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है, इन दोनों का बॉन्ड क्या है, सेम है, इसलिए दोनों की बॉन्ड लेंथ भी सेम है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, ओजोन का यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, for sterilizing water. It is also used for bleaching oils, ivory, flour, starch, इन सबको ब्लीच करने के लिए भी यूज़ होता है। It act as an oxidizing agent in the manufacture of potassium permanganate, ठीक है। सो ये सब इसके यूसेज है। क्वेश्चन है, why does O3 act as an a powerful oxidizing agent? क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होकर क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। हाउ इज़ O3 एस्टिमेटेड क्वान्टिटिवली, अच्छा ये पार्ट छूट गया है, इसको अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। हाउ इज़ O3 एस्टिमेटेड क्वान्टिटिवली, ये वाला हम अगली क्लास में करेंगे। और सल्फ़र के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। सल्फ़र के कोई भी पार्ट जो है आपकी कोर्स से हटा नहीं है, सल्फ़र के एलोट्रॉप्स भी हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स भी हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड भी, ये सारा का सारा है आपकी कोर्स में, कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है। तो अगली क्लास में इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टॉपिक ऐसे ही, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इस चैप्टर से, तो इसको जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तुम दोनों को, ठीक, ओके स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। और लास्ट वीडियो का भी आप लोगों ने अभी तक नोट्स भेजा नहीं है तो सेंड द नोट्स एज सुन एज पॉसिबल, ओके, थैंक यू।